आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से अभी आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी, और उसी कड़ी में ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमने भी अपना नामांकन दाखिल किया था और हम लोग इस चुनाव के रणभूमि में आ गए हैं और हम लोग पूरे इस वैशाली विधानसभा क्षेत्र में 2020 का भी चुनाव हम इस विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे और तब से लगातार हम क्षेत्र के लोगों के बीच लगातार जमे रहे, लोगों से संवाद स्थापित करते रहे और वर्तमान जो भी इस चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग सामने महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबके माध्यम से तमाम वैशाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, मालिकों, माताओं एवं बहनों से हम अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 6 नवंबर को जो चुनाव निर्धारित है, इस चुनाव में एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल हमारा पार्टी और लालटेन छाप हमारा निशान है, एक एक मत देकर भारी मतों से विजय बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई आपकी किससे? हमारे गठबंधन से यहाँ उम्मीदवार दे रखे हैं कांग्रेस के सिंबल पे और आप राजद से महागठबंधन के हिस्सा है कि नहीं है वो? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्टता के साथ आपको हम बता देते हैं, बिहार में महागठबंधन की परिकल्पना राष्ट्रीय जनता दल से निर्धारित होती है और जो महागठबंधन के स्टेट कोऑर्डिनेटर वो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और गरीबों के मसीहा हरदिल अजीज लालू प्रसाद यादव जी ने जो जिस तरीके से बिहार को एक आवाज दिया है, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित को जिस तरीके से उन्होंने आवाज दिया है, इसलिए बिहार में सबसे बड़ा जनाधार अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हूँ, इसलिए इसमें कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है। जहां तक आपने कहा लड़ाई की बात, तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे साथ वैशाली की तमाम जनता है, सभी जाति, पाति, धर्म, मजहब से अलग हटके पूरे वैशाली की जनता ने इस बार मन बना लिया है। वैशाली में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर वैशाली आगे बढ़ चला है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, एकदम एक तरफा मैच है। वैशाली टूरिज्म एरिया रहा है, वहाँ पर किस तरह की विकास को देख रहे हैं 5 वर्षों? बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत तार्किक प्रश्न आपने किया है और हम आपकी सराहना करते हैं, चौथे स्तंभ के लोगों की सराहना करते हैं। इस वैशाली के गौरवशाली इतिहास को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आजादी के बाद के समय से अब तक वैशाली को जितना नीचे दिखाया जा रहा है, आप देखिए ना वैशाली की कितनी बुरी स्थिति हो गई है। आप इसके बनिस्पत चले जाइए, राजगीर चले जाइए, बोधगया, आप वहां देखेंगे कि कितना बेहतर स्थिति है वहां के टूरिज्म को लेकर के, और वैशाली को इतना पीछे क्यों किया गया। हम तो आज आपके माध्यम से बिहार सरकार से ये प्रश्न करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न करना चाहेंगे कि भैया आप ये बताइए ना कि इतना सौतेलापन व्यवहार वैशाली के साथ क्यों? वैशाली में पर्यटन को लेकर जितना विकास किया जाना चाहिए था, अभी 0 पे स्थिर है। आप वैशाली में एक बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पिछले दिनों बना के इन लोगों ने दिया है और उसके अलावे और क्या है वैशाली में? आप जब देखेंगे कि जब आप शांति स्तूप की तरफ, जो मेन वैशाली की सड़क से जब हम शांति स्तूप की तरफ जाते हैं तो शाम में 6-7 बजे के बाद जब उस रोड से आप क्रॉस करेंगे तो वहां पे लाइट की व्यवस्था तक नहीं है, तो 6-7 बजे के बाद तो उधर लोग जाना पसंद नहीं करते। ये स्थिति है वैशाली की। और देखिए, वैशाली में बहुत ऐसे चीजों का विकास किया जाना चाहिए था, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ऐसी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन सब चीजों को इन लोगों ने दरकिनार किया है और लंबे समय से सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद वैशाली से हैं और उसके बावजूद वैशाली की ये दुर्दशा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, ये सब के सब वैशाली की उपेक्षा कर रहे हैं और इन सब चीजों को लेके वैशाली की जनता ने ठान लिया है और इस बार मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़े बदलाव के संकेत हैं। वैशाली विधानसभा में आजादी के बाद सड़क नहीं बना था, इसको लेकर स्थानीय विधायक का लोगों ने विरोध भी किया था, नारेबाजी भी उस विधायक के खिलाफ किया गया था, तो उसको कैसे देख रहे हैं? आखिरकार आजादी के बाद अब तक सड़क क्यों नहीं मिला लोगों को? देखिए, ऐसा है कि सड़क को लेके आप जितनी बात कर रहे हैं, अभी आप जहाँ पे हैं, ये हमारा घर है, इस इलाके के बगल में आपने देखा होगा कि इसके बगल से एक निकास नहर गुजरती है और इस निकास नहर पे 3 ऐसे पुल हैं, जिसमें एक पुल मात्र ये सामने का बना है और इस पुल को बनाने में मेरी अपनी भूमिका है। मेरे पास इसका पत्र है, हमने कैसे करके इस पुल को बनवाया, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को अलग से हम दे देंगे, लेकिन इसके आजू बाजू के पुल की स्थिति भी आप जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितना जर्जर है, किसी भी समय वो पुल गिर सकता है। तो ये सरकार की पूरी लापरवाही, सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उन लोगों की निग्लिजेंसी, और ये इलाका हमेशा पिछड़ा रहा है। इन सब इलाकों पे जनप्रतिनिधियों का कभी कोई ध्यान नहीं रहा। ये लोग हमेशा
एक समीकरण के आधार पर हमेशा अपने चुनाव को लड़ते और उसके आधार पर ये चुनाव जीत करके लोग अपना मलाई खाते हैं, निकल जाते। यहाँ की जनता से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इस बार वैशाली की जनता, हम लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और आप इसको कोट कर लीजिए। आने वाले दिनों में आप लोग इन सब चीजों को देखिएगा कि वैशाली में एक बड़ी आंधी चल पड़ी है। कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं, एकदम एक तरफा मैच है। और वैशाली ही नहीं, एक बात और हम आपके बीच स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जिस प्रकार से युवाओं के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव जी का क्रेज है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा 14 नवंबर को बिहार में इस इलेक्शन का अंतिम परिणाम आएगा और 14 नवंबर को महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। एक सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ के जो राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं वृषिण पटेल, उनके अलावा उनके भतीजे जो स्थानीय यहाँ के विधायक है, वो दोनों जहाँ एक तरफ लड़ रहे हैं, उसके अलावा आपके महागठबंधन से भी 2 उम्मीदवार आप है और उसके अलावा एक और प्रत्याशी कांग्रेस ने यहाँ से दिया है। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, हम इन सब चीजों में पड़ते ही नहीं। हमारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये मैं कभी सोचा ही नहीं। हम लोग जनता के बीच में होते हैं, जनता की भावनाओं का कदर करते हैं और जनता जैसा सोचती है, जैसा करती है, निर्णय लेती है, उसके हिसाब से सब कुछ होगा। और जहां तक सवाल है चाचा और भतीजे का, तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों पहले हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि वृषिण पटेल जी से जब किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ 8 बार का विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी राजनीतिक समय इस वैशाली के लोगों के बीच रहा है, मेरी अंतिम यात्रा भी इस वैशाली से होगी। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो तो ये बताए जरूर कि मेरा 8 बार का कार्यकाल वैशाली से रहा, लेकिन ये 8 बार के कार्यकाल में वैशाली के लिए उन्होंने क्या दिया, इसका सूची जरा वो जारी करें। वैशाली के विकास में उनकी क्या भूमिका रही है, वैशाली में उन्होंने क्या क्या किया है, ये सब चीज लोगों को बताना चाहिए। आपने इन सब चीजों का वर्णन कभी नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई करी है कि हम 8 बार यहाँ से विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, हमारी राजनीतिक बड़ी हिस्सेदारी रही है, लंबे अरसे से हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और उनके भतीजा का क्या था, जो भी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के यहाँ के विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। तो आप क्या देखे, पिछले चुनाव के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार हमारे कार्यालयों के अंदर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है, तो मैं तो मानता हूं, मैं तो आरोप लगाता हूं आपके माध्यम से कि ये भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि के बिना सहयोग का संभव है ही नहीं। अगर आप प्रखंड में किसी भी, चाहे वो अंचल का मामला हो या प्रखंड का मामला हो, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, उन सारी योजनाओं के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका है। और ये लोग मिलकर इस तरीके का षड्यंत्र करके और लोगों को तबाह करते, परेशान करते और लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि लोग अब ये सारे चीजों को देख के अपमान सह के इस बार लोगों ने निर्णय लिया है कि वोट के चोट से पूरी तरह से तन्मयता के साथ सब लोग एकत्रित होकर एक नया वैशाली बनाने का संकल्प लोगों ने लिया है और नए वैशाली की तरफ ये वैशाली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपने विजन को बताते हैं, तो कोई ऐसी खास योजनाएं भविष्य के लिए आपकी है कि अगर आपको जनता मौका देती है तो वैशाली के लिए सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से दोहरा देता हूँ कि वैशाली में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी असीम संभावनाएं हैं। उन सब चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। वैशाली में टूरिज्म को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो इससे बहुत सारा विकास तेजी से बढ़ेगा, थोड़ी गति से बढ़ेगा। लोगों को बहुत ऐसी रोजगार की संभावनाएं उससे जागृत होगी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब ये आचार संहिता जब होना था तो उसके 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गोरौल में आए थे और उन्होंने एक जगह एक घोषणा करी है कि यहाँ हम लोग डिग्री कॉलेज देंगे। अब बताइए, चुनाव के समय ही सरकार को ये बात का ध्यान होता है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज देना है, यहाँ पे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था कर देनी है, महिलाओं को इस तरीके से हम लोग राशि दे दें, एक बार में एक मुश्त में हमको सब वोट मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको जिस तरीके से सरकार ने किया और जितनी योजनाएं अंतिम 2 महीने के अंदर सरकार ने लाई है, वो सारी योजनाओं के बारे में उसका सारा योजना का डिस्क्लोजर आप जब देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से पिछले 6 महीना पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसको क्लियर किया हुआ था कि हम इन योजनाओं को आने वाली सरकार में लागू करेंगे।